हमजिन्स शादियों को मंजूरी देने की मांग वाली अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की आईनी बेंच कर रही समाअत। इस मामले को मरकज ने मंजूरी देने पर अदलिया में किया है एतराज। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल तेज रफ्तारी से जारी। बीजेपी, कांग्रेस, जेडीएस और दीगर जमातों के उम्मीदवार पर्चा नामजदगी कर रहे हैं दाखिल। यूपी, बिहार, बंगाल, पंजाब और हरियाणा समेत कई रियासतों में शदीद गर्मी से शुमाल मगरबी भारत के लोगों को कल से कुछ राहत मिलने का इम्कान। मरकज ने रियासतों से कामगारों के लिए शदीद गर्मी के पेश नज़र रहनुमा खतूत जारी करने को कहा। वाराणसी में ज़रूरी शोबे के अहम साइंसदानों की G20 मीटिंग का आज है दूसरा दिन। हैदराबाद में डिजिटल स्किलिंग पर किया गया तबादला ख्याल। गोवा में मीटिंग से पहले साहिल समुद्र पर योगा सेशन का इनेकाद। सूडान में फौज और नीम फौजी दस्तों के दरमियान झड़पों में 185 अफराद हलाक, 1800 से ज़ायद जख्मी। भारत ने मालूमात और मदद फराहम करने के लिए वजारत खारजा में कंट्रोल रूम किया कायम। लोगों को घर के अंदर रहने का दिया मशवरा। IPL में आज सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस का मुकाबला। अब तक दोनों टीमों के नाम 2-2 जीत हैं दर्ज। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर चंद्रचूड़ की सरबराही में 5 जजों पर मुश्तमिल आईनी बेंच भारत में हमजिन्स शादियों को कानूनी मंजूरी देने की दरख्वास्तों की समाअत कर रही है। समाअत के दौरान वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि इस मामले में रियासतों के दलाइल को भी सुना जाना चाहिए। दूसरी तरफ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सबसे पहले इस बात पर बहस होनी चाहिए कि इस मसले के लिए पार्लियामेंट मुनासिब फोरम है या अदालत। CJI ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल की ये दलील अर्जी की खूबियों पर एतराज़ के मुतारिफ है। SG को सही वक्त पर अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाएगा। पहले हम दरख्वास्त गुजार के दलाइल सुनना चाहते हैं। दरख्वास्त गुजार के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि उनके मुवक्किल को आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में ले जाने का पूरा हक है। सुप्रीम कोर्ट सॉलिसिटर जनरल के मुतालबे पर किसी भी वक्त हुक्म दे सकता है। मुकुल रोहतगी ने अर्जी गुजार की तरफ से पेश होकर अर्ज किया कि एक हकीकत है कि होमोसेक्सुअल जोड़े और हेट्रोसेक्सुअल जोड़े के हुकूक बराबर हैं। इसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। वाहिद रुकावट सेक्शन 377 थी जिसे डीक्रिमिनलाइज किया जा चुका है। हम सिर्फ एक वजाहत चाहते हैं कि हमजिन्स परस्त शादी का कानून दुरुस्त है और इसे स्पेशल मैरिज एक्ट में रजिस्टर किया जाए। सरकारी दस्तावेजात में मर्द और औरत के बजाय ज़ौज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए। पिछले 100 सालों में शादी की नौयत में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं। इसी तरह का एहतजाज आज़ादी के बाद हिंदू मैरिज एक्ट में की गई तब्दीलियों के हवाले से हुआ था। आइन लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो वक्त के साथ ज़रूरी तब्दीलियों को जम करता है। और सुप्रीम कोर्ट 24 अप्रैल को अतीक और अशरफ के कत्ल की तहकीकात का मुतालबा करने वाली दरख्वास्त पर समाअत करेगा। दरख्वास्त गुजार एडवोकेट विशाल तिवारी ने CJI की सरबराही वाली बेंच से जल्द समाअत का मुतालबा किया था। दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में तहकीकात का मुतालबा किया गया है। इसके अलावा अर्जी में 2017 से अब तक उत्तर प्रदेश में 183 इनकाउंटर्स की जाँच सुप्रीम के एक रिटायर्ड जज की निगरानी में माहिर कमेटी से कराने का मुतालबा भी किया गया है। और मरकजी वज़ीर दाखिला और ताउन के वज़ीर अमित शाह नई दिल्ली में वज़ारत दाखिला के सीनियर अफसरान के चिंतन शिविर की सदारत कर रहे हैं। चिंतन शिविर का मकसद वज़ारत के काम का जायज़ा लेना और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के विजन 2047 को नाफिज करने के लिए एक एक्शन प्लान तैयार करना है। चिंतन शिविर में 2 सेशनों में बातचीत हो रही है। और गिरिराज सिंह वज़ीर देही तरक्की हुकूमत हिंद ने संगठन से समृद्धि प्रोग्राम का आगाज़ किया है। इस प्रोग्राम के साथ साथ हर देही औरत को खुद इन्हिसारी की तरफ बढ़ने पर जोर दिया गया है। ये प्रोग्राम आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत मुनक़्क़िद किया जा रहा है। साल 2023-24 तक 10 करोड़ देही ख़वातीन को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ने की एक बेहतरीन कोशिश है। इस मौके पर मरकज़ी वज़ीर गिरिराज सिंह ने कहा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत ख़वातीन को स्टार्टअप से जोड़ने के लिए भी ये पहल की जाएगी। अगर जिन्हें आयुष्मान भारत का कार्ड चाहिए, कार्ड भी हो,
जमा भी हो। और एक निवेदन अब करूंगा, ये जब जून में खत्म हो जाए अभियान, तो पेंशन का स्कीम चलना चाहिए दीदियों के लिए। लाखपति दीदी, पेंशन युक्त दीदी, इनोवेटिव इनकम स्टार्टअप दीदी में भी अब हम चालू करेंगे। और अब रुख करते हैं कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल करने का अमल तेज़ हो गया है। कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए उम्मीदवारों की बड़ी तादाद पहुंच रही है। रियासत में 10 मई को होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल करने से पहले कई सरकर्दा रहनुमाओं ने मंदिरों में पूजा की। उसके बाद रोड शो और ढोल नगाड़े, नारेबाजी और पार्टी झंडों के साथ जुलूस निकलते हैं। कंकापुरा से बीजेपी उम्मीदवार आर अशोक ने पर्चा नामजदगी दाखिल करने से पहले रोड शो किया। इस रोड शो में बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी और रियासती इंचार्ज अरुण सिंह ने भी शिरकत की। बीजेपी के कर्नाटक इंचार्ज अरुण सिंह ने कहा कि भारी भीड़ इस बात की गवाह है कि रियासत में बीजेपी कामयाब रहेगी। उधर बेंगलुरु में कांग्रेस लीडर राम गंगारेड्डी ने भी पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। कर्नाटक में 224 सीटों पर असेंबली इंतखाबात के लिए पोलिंग 10 मई को होगी और नतीज का ऐलान 13 मई को होगा। मरकजी वजीर पीयूष गोयल और वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के टेक्सटाइल पार्क में मफाहमतनामे पर दस्तखत किए। प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में अमन व अमान खराब था और रियासत फिसादात के लिए बदनाम थी। कई अजला ऐसे थे कि लोग उनके नाम से भी डरते थे, लेकिन आज लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं है। ज़िले के नाम से डरना, जो पहले रियासत की शिनाख्त के लिए बुरहान थे, आज रियासत उनके लिए बुरहान बन रही है। उन्होंने कहा कि अब कोई पेशावर मुजरिम और माफिया किसी कारोबारी को धमकी नहीं दे सकता। उत्तर प्रदेश आज आपको बेहतरीन अमन अमान की जमानत देता है। दो 2007 से 2012 के बीच में 364 से अधिक दंगे यूपी में हुए थे, लेकिन 2017 से लेकर 2023 में एक भी दंगा यूपी में नहीं हुआ। एक भी बार कर्फ्यू यूपी में नहीं लगा और ये निवेश के लिए और उद्यम स्थापित करने के लिए सबसे अनुकूल अवसर होता है। वह स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है। अब कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी अपना घर, जहां हकीकी घर जैसा माहौल हो, जहां से आपको वापस जाने का कभी दिल ना करे, आइए आपको एक ऐसे घर में ले चलते हैं। अपना घर का मतलब है वो घर जहां अपनायत की खुशबू हो। जी हाँ, इस घर का नजारा कुछ ऐसा ही है। वैसे ये बेसहारा बुजुर्गों का ओल्ड एज होम है, लेकिन यहाँ खाना पेश करते, खेल खिलाते और जरूरी काम करते ये लोग किराए के लोग नहीं हैं, बल्कि ये सब अपनी मर्जी से ये सब करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से इन लोगों के दिल को सुकून मिलता है। तो इनके लिए हर तरह की सुविधा जहाँ बनाई गई है, आलीशान कमरे हैं, टेलीविजन है, अखबार पढ़ने के लिए मिलता है, मैगजीन भी आते हैं, तो जहाँ बुजुर्ग लोग बैठकर खूब अपना समय अच्छी तरह बिता सकते हैं। तो हर तरह की सुविधा हमने यहाँ दी है। बुजुर्ग शहरियों के लिए अपना घर नाम से ओल्ड एज होम का कयाम 27 नवंबर 2006 को सरस्वती देवी मुद्रा चैरिटेबल ट्रस्ट ने हवेली कला गांव रूपनगर शहर में किया था, जहां बुजुर्ग शहरियों को घर जैसा माहौल, सुकून और तनाव से पाक जिंदगी फराहम की जा सके, जहां अपने ही बच्चों के हाथों ठुकराए गए या हालात से मजबूर बुजुर्गों को अपनी जिंदगी के आखिरी साल आराम से गुजारने का इंतजाम किया गया है। इनके साथ जो भी इनकी शारीरिक प्रॉब्लम है, जैसे आंखों का ऑपरेशन है या दांतों की प्रॉब्लम है या कुछ बुखार है या कुछ छोटा मोटा दर्द है, तो उसके सारी जो है
उनको उनकी दर्द को और उनके सारे जो परेशानी है उसको दूर करने के लिए डॉक्टर साहब की विजिट करवाते हैं और कभी कभार इनको लेके भी जाते हैं। 16 सितंबर 2007 को शुरू किया गया बुजुर्ग शहरियों के मुस्तकिल रिहाइश के लिए इस घर में बिस्तरों के साथ साफ कमरे, अलहदा अलमारी, खाने पीने की मुकम्मल सहूलत और एक बड़ा हॉल भी है जहां सोफे और कुर्सियां भी रखी हैं। हर जबान की अखबारात और मजहबी किताबें, तफरीह के लिए टीवी और इंडोर गेम्स का भी एहतमाम किया गया है। इसके अलावा यहाँ दिन में वक्त गुजारने वाले बुजुर्गों के लिए पढ़ने के मवाद और हल्के नाश्ते का भी इंतजाम किया गया है। बुजुर्गों की सेहत की देखभाल के हवाले से यहाँ मेडिकल चेकअप का भी इंतजाम है। ये घर 1400 मुरब्बा गज पर फैला हुआ है। पूरे रूपनगर जिले में ये वाहिद घर है जहाँ बुजुर्गों को अपना बुढ़ापा आराम से गुजारने का मौका मिलता है। इस घर का सारा खर्च ट्रस्ट बर्दाश्त करती है। भाई हमारे कैंसर की वजह से गुजर गए, इसलिए मेरे वहाँ देखभाल करने वाला कोई नहीं था और पैर की तकलीफ की वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। यहाँ अभी ठीक है, घर जैसा माहौल है। बाकी दूसरे रिश्तेदारों के पास ठहरने की बजाय मैंने यहाँ ठहरना अच्छा समझा। मैं जी यहाँ 2017 से हूँ। मेरा नाम जिंदर सिंह है। 2017 में मैं यहाँ पर आया था और उससे पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट के बाद मुझे कोई देखने वाला नहीं था वहाँ पर। उसके बाद मुझे यहाँ आना पड़ा और यहाँ बहुत अच्छे हालात हैं जी। सारा बहुत अच्छा खाने पीने का सब ध्यान रखते हैं। इस बदलते दौर में सीनियर सिटीजन का तस्वुर भी बहुत तेजी से बदल रहा है। ओल्ड एज होम में रहने का खौफ भी अब कम हो रहा है। बुजुर्ग अब ये समझने लगे हैं कि एक मुहज्जब और आरामदेह शेल्टर होम में रहना बच्चों के रहमो करम पर रहने से 1000 दर्जे बेहतर है, जहां वो अपनी जिंदगी खुशी से गुजार सके। ऐसे ही एक काबिल एहतराम जगह अपना घर है जो बुजुर्गों को फख्र के साथ पनाह देता है। पीछे रह जाने वाले बुजुर्गों को यहाँ पर पुरतपाक इस्तकबाल किया जाता है। पंजाब से अवतार सिंह की रिपोर्ट, उर्दू खबरें। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। यूपी, बिहार, बंगाल, ओडिशा, राजस्थान समेत कई रियासतों में शदीद गर्मी की लहर जारी है। मगरबी बंगाल और त्रिपुरा में गर्मी की लहर के बायस स्कूलों को बंद करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। कुछ रियासतों में स्कूलों के औकात में तब्दीली भी की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बिहार, सिक्किम, ओडिशा और झारखंड में अगले 3 दिनों तक शदीद गर्मी पड़ने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 48 घंटों के दौरान बिहार के 6 अजला में गर्मी की लहर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं राजस्थान के कुछ अजला में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किया गया है। जयपुर के महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 48 घंटों में जोधपुर, बीकानेर, अजमेर डिवीजन में कुछ मकामात पर धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश का भी इम्कान है। और इन दिनों मौसम में शदीद गर्मी बढ़ती जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के शुमाली इलाकों में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है, लेकिन कल से कुछ इलाकों में राहत मिलने की भी उम्मीद है। हालांकि कई जगहों पर गर्मी का कहर जारी है। पंजाब और हरियाणा में गर्म हवाएं चल रही हैं। वहीं ओडिशा और आंध्र प्रदेश में गर्मी में कमी दर्ज की गई है। अगर हम आज का स्थिति देखते हैं तो पंजाब, हरियाणा, इन सभी इलाके में आपका हीट वेव रियलाइज़ हुआ है और सीवियर हीट वेव भी हुआ है। दैट मीन्स मैक्सिमम टेम्परेचर 40 से ऊपर है और डिपार्चर 6.4 से ऊपर है। और साथ ही साथ वार्म नाइट भी रियलाइज़ हुआ है पंजाब, हरियाणा में। और हीट वेव थोड़ा थोड़ा सेंट्रल यूपी में भी आया है। और सबसे ज़्यादा अगर हीट वेव का देखते हैं तो आपका ईस्ट इंडिया और ईस्ट पेनिनसुलर इंडिया में ज़्यादा इफेक्ट आया है। लंदन में भारतीय हाई कमीशन के सामने गुज़िश्ता माह होने वाले पुरतशद्दुद मुजाहिरों की NIA तहकीकात करेगी। मरकजी वज़ारत दाखिला की हिदायत के बाद एजेंसी ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज किया है। जल्द ही NIA की टीम भी इस मामले की तहकीकात के लिए लंदन जाएगी। लंदन में भारतीय हाई कमीशन के सामने होने वाले मुजाहिरे में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और पाक हिमायत याफ्ता खालिस्तानी तंजीमों की साजिश के शवाहिद सामने आए थे। गुज़िश्ता हफ्ते भारत और बरतानिया के महकमा दाखिला के दरमियान बातचीत में भारतीय फरीक ने खास तौर से भारत में दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मदद करने और उनकी मदद और हौसला अफजाई के लिए खालिस्तान हामी अनासिर के जरिए बरतानिया की तरफ से उन्हें दी गई पनाह गुज़ीनों की हैसियत के गलत इस्तेमाल पर अपनी तशवीश से आगाह किया था। इसके अलावा बरतानिया से दरख्वास्त की गई कि वो बरतानिया में मुकीम खालिस्तान नवाज इंतहा पसंदों की निगरानी बढ़ाए और मुनासिब कार्रवाई करे। भारत ने बरतानवी वफ्द को लंदन में भारतीय हाई कमीशन में सिक्योरिटी में कोताही पर भारत के खदशात से भी आगाह किया।
डेनमार्क का पार्लिमानी वफ्द भारत के दौरे पर है। आज पार्लिमानी वफ्द ने पार्लियामेंट हाउस में स्पीकर ओम बिरला के दफ्तर में ओम बिरला से मुलाकात की। ओम बिरला ने पार्लिमानी वफ्द का पुरतबाक इस्तकबाल किया। दोनों ममालिक अमन व अमान, जमहूरी इक़्तिदार और इंसानी हुकूक़ के हामी हैं। ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप ने दोनों ममालिक के दरमियान हम आहंगी को बेहतर बनाया है। दोनों ममालिक ने आलमी और इलाकाई सलामती से मुतालिक उमूर पर ताउन पर काफ़ी हद तक जोर दिया। भारत और डेनमार्क तिजारती इक़्तिसादी ताल्लुकात, तहकीक और इख्तरा में एक प्लेटफॉर्म पर सरगर्म है। भारत मौसमियाती तब्दीली के संगीन चैलेंज को जहन में रखते हुए तरक्की की राह पर गामज़न है। ओम बिरला ने कहा कि डेनमार्क और भारत मुतहर्रिक और जमहूरी इक़्तिदार के अलंबरदार हैं। और मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने आज गोवा में G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप के दूसरे इजलास के अख्तामी इजलास से खिताब किया। मनसुख मांडविया ने कहा कि ज़रूरी है कि हर कोई इज्तमाही तौर पर वबा की तैयारी के सिलसिले में जारी कोशिशों को ज़ाय ना होने दें। It is essential for us to collectively break the cycle of panic and neglected and not let the phenomena of pandemic fatigue diminish our ongoing efforts on pandemic preparedness. G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की दूसरी मीटिंग के मंदूबी ने गोवा में जन औषधि केंद्र का दौरा किया और जन औषधि केंद्र में दस्तयाब सस्ती अद्वियात के बारे में दरियाफ्त किया। इस मौके पर मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया के साथ वजीर मुमलिकत बराए सेहत डॉक्टर भारती प्रवीण पवार भी मौजूद थीं। और हैदराबाद में जारी डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की दूसरी मीटिंग के दूसरे दिन डिजिटल स्किलिंग के मसले पर तबादला ख्याल किया गया। इस अहम मौजू पर गुफ्तगू के बाद इस मीटिंग की सदारत कर रहे इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत के सेक्रेटरी अलकेश कुमार शर्मा से हमारे नुमाइंदे आदित्य श्रीवास्तव ने खास बातचीत की। इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक हैदराबाद में चल रही है और दूसरे दिन अगर बात की जाए तो एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हुई, डिजिटल स्किलिंग को लेकर। भारत किस तरीके से डिजिटल स्किलिंग के लिए काम कर रहा है। हमारे साथ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी अलकेश कुमार शर्मा जी मौजूद हैं। सर, बहुत महत्वपूर्ण विषय था डिजिटल स्किलिंग की। अगर बात की जाए तो भारत किस तरीके से इस विषय पर आगे बढ़ रहा है, काम कर रहा है। देखिए, जैसा कि हम लोगों को पता है कि इंडिया में जहाँ तक मैन पावर की अवेलेबिलिटी है, हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है बहुत अच्छा है। तो अभी ऑब्जेक्टिव यही है कि हम जब देश को एक टैलेंट हब बनाना चाहते हैं दुनिया के लिए, तो हमारा डिजिटल स्किलिंग का जो सिस्टम है, द प्रोग्राम्स हैं, वो इतने इफेक्टिव हों। उसके लिए हमने फाउंडेशन लिटरेसी से लेके डिजिटल लिटरेसी से लेके हाई एंड का जो डीप टेक की डिजिटल स्किलिंग होनी चाहिए, उसके लिए कई प्रोग्राम हमने बनाए हैं। वो चाहे PM दिशा हो, चाहे फ्यूचर प्राइम, स्किल प्राइम हो, जो हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में नेस्कॉम के साथ कर रहे हैं। ये चीज़ें हमने अच्छे से शोकेस की हैं। इसके विषय में बताया गया है कि हम लोग बिल्कुल जैसे जैसे हमारा यूथ आगे बढ़ता है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, तो इंजीनियरिंग कॉलेजेज में, NITs में, IITs में, बाकी इंस्टीट्यूशंस में डिजिटल पे बहुत बड़ा फोकस हो। डीप टेक स्किल में भी उनकी ट्रेनिंग की जाए। सेमीकंडक्टर जो हमारा भावी नया जो सेक्टर इमर्ज हो रहा है देश में, उसमें भी हमें डिजिटली टेक्निकली स्मार्ट लोगों की आवश्यकता होगी, सो दैट हमारा जो कॉलेज इंजीनियरिंग से पास आउट जो स्टूडेंट्स हैं वो इंडस्ट्री रेडी हों, इमीडिएटली इंडस्ट्री में एब्जॉर्ब हो जाए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उनकी बढ़ें। 2 कैंपेन भी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में और स्टार्टअप्स के क्षेत्र में, वो क्या है? या साइबर सिक्योरिटी में हमने एक बहुत बढ़िया कैंपेन चालू किया जो G20 में इंडिया का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, स्टे सेफ ऑनलाइन। ये जो कैंपेन चला है ये 20 देशों में, G20 के 20 देशों में हमने चलाया है और वहाँ पे भी और कई भाषाओं में उसको अनुवाद किया गया है। वहाँ पे भी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है। हम लोगों ने जो साइबर सिक्योरिटी में काम किया है, हमने जो अवेयरनेस कैंपेन इंडिया में चल रहे हैं उनको हम बाकी देशों से साझा किया। बाकी देशों में जो हो रहा है वो लोग भी अपना कर रहे हैं। पार्टिसिपेटिव एक जन भागीदारी से एक हमने स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन चलाया। तो लोगों को जिनको लगा कि मैंने अपने को ऐसे मेरे पास ऐसा कोई गलत एक लिंक आया, मैंने कैसे अपने को मैनेज किया और उसको लिंक को मैंने, तो वो जो अपना वीडियो अपने एक्सपीरियंस भी से साझा हो रहे हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म निकल के आया है जिसका बहुत बढ़िया अप्रिशिएशन हुआ है। और जो दूसरा कैंपेन हुआ है स्टार्टअप्स के लेकर, वो है डिजिटल इंडिया अलायंस। ये भी अपने आप में एक यूनिक इनिशिएटिव है जहाँ पे स्टार्टअप कम्युनिटीज़, दुनिया में से हर जगह स्टार्टअप्स पे काम हो रहा है। इंडिया आज के दिन दुनिया का 3rd लार्जेस्ट इकोसिस्टम है, 90,000 हमारे लगभग स्टार्टअप्स हैं।
तो हमारा जो स्टार्टअप कितनी जल्दी और कितना फास्टेस्ट डेवलप हुआ है, और अलग अलग क्षेत्रों में बाकी देशों में जो स्टार्टअप पे काम हुआ है, हेल्थ में हो, एजुकेशन में हो, एग्रीकल्चर में हो, सिक्योरिटी पे हो, उसमें उन लोगों ने जो नए इनिशिएटिव हैं, यूथ ने जो नए इनोवेशंस चालू किए, उन सबको हम एक प्लेटफॉर्म पे लाके एक इंटरनेशनल ज्यूरी के सामने उनको जो बेस्ट वाली जो 3 प्रैक्टिसेज हैं या 3 स्टार्टअप्स के जो इनोवेशंस हैं उनको साझा किया जाएगा, उनको अवार्ड दिया जाएगा, और फिर उनको बाकी देशों में कैसे हम लोग फैला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर दूरदर्शन से बातचीत के लिए। अलकेश कुमार शर्मा जी थे, सेक्रेटरी हैं इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री। बता रहे थे कि ये बैठक जिस तरीके से डिजिटल स्किलिंग पर तो चर्चा हो ही चुकी है, लेकिन 2 और महत्वपूर्ण विषय हैं जो न सिर्फ भारत के लिए बल्कि G20 देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। कैमरामैन रवि के साथ आदित्य श्रीवास्तव, DD न्यूज़, हैदराबाद। और भारत का पहला एप्पल स्टोर महाराष्ट्र में शुरू हो चुका है। ये स्टोर मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स BKC में खोला गया है। एप्पल के CEO टिम कुक ने आज भारत में एप्पल स्टोर का इफ्तिताह किया। मुंबई एप्पल स्टोर को एप्पल BKC कहा जाएगा। BKC का मतलब है बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। कंपनी ने कहा है कि एप्पल स्टोर मुकम्मल तौर पर कार्बन न्यूट्रल है और 100% काबिल तजदीद तवानाई पर चलेगा। एप्पल BKC में 100 मुलाजमीन होंगे जो 20 ज़बानों में लोगों से बातचीत कर सकेंगे। एप्पल स्टोर मुंबई के बाद दिल्ली में खुलेगा। और आइए अब नजर डालते हैं बैनुल-अक़वामी खबरों पर। सूडान में तख्ता पलट के लिए फौज और बागी नीम फौजी दस्ते रैपिड सपोर्ट फोर्स RSF के दरमियान लड़ाई जारी है। इस तनाज़े में अब तक 185 अफराद हलाक हो चुके हैं जबकि 1800 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि दारुल हुकूमत खर्तूम के अस्पतालों की सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो गई है। लड़ाई के बाइस हेल्थ वर्कर्स ज़ख्मियों तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक दारुल हुकूमत खर्तूम समेत कई इलाकों में फायरिंग और धमाकों का सिलसिला जारी है। दर-ए-इस्ना भारतीय हुकूमत ने सूडान में रहने वाले अपने शहरियों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में उन्हें घर पर रहने का मशवरा दिया गया है। अब वज़ारत ख़ारजा ने अपने लोगों को मालूमात और मदद फराहम करने के लिए कंट्रोल रूम भी कायम किया है। मशरक़ी चंपारण जिले के मुख्तलिफ थाना इलाकों में जहरीली शराब के मुबैना इस्तेमाल से मरने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मोतिहारी में अब तक जहरीली शराब से मरने वालों की तादाद बढ़कर 42 हो गई है। और बिहार में शरपसंदों ने एक बार फिर से लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज किया है। पटना में माइनिंग डिपार्टमेंट के खातून इंस्पेक्टर की पिटाई का मामला सामने आया है। रियासत में रेत माफिया की दहशत के सामने सरकारी अफसरान भी परेशान हैं। मालूमात के मुताबिक शरपसंदों ने पुलिस और कानूनी महकमे की टीम पर हमला कर दिया जो रेत माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए वजीहा थाने के पारेव में पहुंची थी। हमले में माइनिंग डिपार्टमेंट के खातून इंस्पेक्टर और दीगर एहलकार जख्मी हुए हैं। इत्तला मिलते ही करीबी थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई। और दिल्ली पुलिस के शुमाली जिले ने एक बैनुल-अक़वामी गैंग का पर्दाफाश किया है। इस गैंग पर फॉरेक्स कार्ड के जरिए गैर मुल्की सार्फिन की मेहनत से कमाई गई रकम को चोरी करने का इल्ज़ाम है। ये मुजरिम सार्फिन के फॉरेक्स कार्ड से रकम निकालते थे। दिल्ली पुलिस को दी गई शिकायत में मुतासिरा ने बताया कि उसके फॉरेक्स कार्ड से रकम उस वक्त निकाली गई जब वो बरतानिया में थी। उसने पुलिस को बताया कि उसके फॉरेन एक्सचेंज कार्ड में तकरीबन 11 लाख रुपये मालियत के पाउंड और दरहम मौजूद थे नहीं है। पुलिस ने गुज़िश्ता माह तवील तकनीकी निगरानी के बाद इस मामले को बेनकाब किया है। बैंक वालों को 64 लाख के आसपास पिछले 3 साल से इस तरीके से एक जो है ड्यूप किया गया है। बहुत ही टेक्निकल इस पे ट्रेल टेक्निकल सर्वेलेंस लगाते हुए हमने जो 2 इसमें जो मेन लड़के हैं जो पकड़े हैं। एक पारस जो है एक्स एम्प्लॉई है बैंक का, उसको पता था कि इस तरीके की सिक्योरिटी फीचर लैब्स है। अगर आपके पास पर्टिकुलर जो फॉरेक्स कार्ड का डेटा हो वो बता के अपने एक नकली कार्ड पे सारा पैसा ट्रांसफर करा सकते हैं। तो इन शख्स ने पहले अपना ईमेल और जो फ़ोन नंबर है वो चेंज किया। एक नकली फ़ोन नकली ईमेल पे जो है वो जो इनका पर्टिकुलर विक्टिम का फॉरेक्स है उस पर चेंज कर दिया और फिर अपने नकली फॉरेक्स पे पैसा दिया। तो विक्टिम 2019 में उन्होंने तकरीबन 11 लाख रुपया डाला था। 2022 में उन्होंने चेक किया पहली बार बाहर जाके तो उन्होंने ज़ीरो देखा। इस पे अभी और तफ्तीश जारी है। हमने काफ़ी इस पे अभी मोटा मोटा सामान रिकवर किया है। इनके फ़ोन, इनके सिम कार्ड, डोंगल मिला है और 2 गाड़ियां मिली हैं जो इन्होंने खरीदी हैं। इस पे मेन सेंटर बैंकॉक है
दिल्ली के ये पश्चिम विहार और ब्रह्मपुरी के रहने वाले हैं। दुबई और हांगकांग में भी इन्होंने किया है। तकरीबन 3 साल का हमने देखा, 1.25 करोड़ के करीब जो अभी घोटाला आगे आया है। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।